सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, अगर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं हर एक वीडियो लगभग आपके लिए मैराथन लेकर के आऊँगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से मैं शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का वीडियो लेकर के आया हूँ जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में क्या है आप लोगों ने ऊपर थंबनेल में देखा होगा। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूँ, यहाँ पर कि 2000, जी हाँ दोस्तों, 2016 का, 2017 का और 2018 का 3 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर दोस्तों एक ही वीडियो में लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ। एक वीडियो में अभी आपको पता है यहाँ पर अगर अलग अलग करना होता तो 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो तो मोस्टली बनती, ठीक है ना। लेकिन आपका टाइम नहीं वेस्ट करना। इस टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ जितना कम टाइम में आप लोग जितना ज़्यादा अगर अपना तैयारी कर लेंगे बेहतरीन तरीके से तो वो आपके लिए ही बेनिफिट होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि पीछे आपके काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो आपके तीनों एक साथ करवाए जा चुके हैं। जैसा कि आरंभिक स्तर जो है उसका करवाया जा चुका है, आपका पूरा का पूरा प्रीवियस पेपर, जितने भी प्रीवियस पेपर थे सारे एक वीडियो में करवाए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप लोग उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा। ये जो हमारा होता है पेपर, ये दोस्तों 50 नंबर का होता है और 2 घंटे का पेपर होता है। 2 घंटे का बेसिकली पेपर होता है हमारा, 50 नंबर का होता है। 25 नंबर अनिवार्य रूप से लाने होते हैं। 15 जो क्वेश्चन होते हैं आपके बहुविकल्पी के पूछे जाते हैं और आपके 15 क्वेश्चन अति लघुत्तरी के और 10 क्वेश्चन आपके लघुत्तरी के पूछे जाते हैं। टोटल मिलाकर क्वेश्चनों की संख्या जो होती है वो 40 होती है। ये हो गई दोस्तों पेपर के बारे में जानकारी थोड़ी सी। यहाँ पे इस नोट को हमें बिल्कुल भी पढ़ना ही नहीं है, इसके ऊपर हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। बिल्कुल ये मैं आपको हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों वस्तुनिष्ठ। पहले प्रश्न की बात करते हैं। 2016 में जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है सर? टीएलएम बनाना, पेड़ पौधे लगाना, मैदान एवं सफाई करना या फिर योजना बनाना। तो देखिए जिनके भी अंक हैं उनके सम्मुख लिखे गए हैं। यानी ये क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का तो 1 नंबर यहाँ पर दिया रहेगा। दूसरा क्वेश्चन में हमारा 1 नंबर का तो 1 नंबर दिया रहेगा। आपके जो अति लघुत्तरी होते हैं और बहुविकल्पी होते हैं ये आपके 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं। लेकिन आपका जो लघुत्तरी वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, अति लघुत्तरी बहुविकल्पी आपके 1-1 नंबर के। बाकी जो हमारा लघुत्तरी वाला पोर्शन बनता है वो 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। यानी कि 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 नंबर के हमारे वो होते हैं। उनमें लिखना भी होता है, इस वजह से हमारे वो बड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा योजना बनाना, ठीक है ना, योजना बनाना। अगला हो जाएगा 2nd नंबर के मानवीय। देखिए शैक्षिक प्रबंधन वाली जो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, मैराथन क्लास जो देखी होगी, जिन भी साथी ने मैराथन क्लास देखी होगी, यहाँ पर आज की वीडियो में 3 मतलब 15 45, ठीक है ना, 15-45 यानी कि 45 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सिर्फ बहुविकल्पी आज कंप्लीट होंगे। और अगर आपने वो मैराथन वाली क्लास देखी होगी तो यहाँ पर 45 के 45 क्वेश्चन आप करके आओगे। अभी देखना आप लोग 45 के 45 क्वेश्चन आप लोग करोगे, ठीक है। और 45 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी कराऊंगा मैं इस वीडियो में और 45 क्वेश्चन आपके अति लघुत्तरी कराऊंगा। 2 टाइप आपको करवाऊंगा जो कि 2016 का पेपर होगा, 17 का पेपर होगा और 18 का पेपर होगा। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। मानवीय प्रबंधन के घटक कौन कौन से हो जाएंगे? तो सर ऑप्शन को हम लेकर के चलते हैं सीधे, फालतू में टाइम नहीं वेस्ट करना है। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों? जितने भी साथी दे रहे हैं, शिक्षक, बच्चे और समुदाय, ये हो जाएंगे मानवीय प्रबंधन के घटक। 3 नंबर हमारा प्रश्न बनता है कि समस्या समाधान का मुख्य अंग है। समस्या समाधान का जो मुख्य अंग हो जाएगा दोस्तों वो आपका निर्णयन प्रक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? निर्णयन प्रक्रिया हो जाएगी। 4th नंबर हो जाएगा कि विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है। आदि की व्यवस्था सर किसके द्वारा की जा सकती है? ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा, समुदाय द्वारा या अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा या उपरोक्त तीनों के सहयोग के द्वारा। तो आपको पता है ना 4th नंबर का सर ऑप्शन नंबर डी। जितने भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर डी की साइड जा रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का जवाब आप लोग जल्दी से दीजिएगा कि एनसीईआरटी स्थित है। तो एनसीईआरटी तो आपको पता ही सर कहाँ पर स्थित है, वो नई दिल्ली में स्थित है। और आपकी एससीईआरटी कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। आगे बात करते हैं यहाँ पर 6 नंबर की ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है। ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है। इसके लिए ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बार मैंने पुटअप किया है, काफ़ी बार आपसे पूछा है, 1 महिला का होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा कि नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है सर? स्थानीय प्रवेश में उपलब्ध वस्तुओं से। स्थानीय प्रवेश में उपलब्ध वस्तुओं से किया जा सकता है सर। ऑप्शन नंबर यहाँ किसको लॉक करेंगे सर? सी को लॉक करेंगे। ओके। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं किसके द्वारा? तो आपको पता है ना कि प्राथमिक कक्षाओं में किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है दोस्तों? यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई। हर राज्य की अलग अलग बुकें होती हैं ना, गवर्नमेंट बुकें जो होती हैं, तो हर राज्य यानी राज्य सरकार द्वारा जो है वो उपलब्ध कराई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमारा दोस्तों यहाँ पर कि कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं। ये तो क्वेश्चन आपको पता ही है, अगर पता है तो जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया गया है? किस कक्षा से दोस्तों प्रारंभ किया गया है? वो आपका जो प्रारंभ किया गया दोस्तों वो आपका कक्षा 3 से प्रारंभ किया गया। किससे प्रारंभ किया गया सर? कक्षा 3 से, यानी क्लास 3 से जो है वो प्रारंभ किया गया है। क्लास 3 यानी कक्षा 3 से प्रारंभ किया गया है। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते जो कि हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समय सारणी दर्शाती है। जो समय सारणी है वो किसको दर्शाती है सर? वो दर्शाती है आपके शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को भी, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया भी और प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को भी। इस वजह से सर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। किसको लॉक करेंगे सर? ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर हम लोग लॉक कर देंगे। अगला हो जाएगा 12 नंबर की पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व जो है वो सौंपना चाहिए किसको? शिक्षक को, अभिभावकों को, या बच्चों को, या जिला विद्यालय निरीक्षक को। तो 12 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपको किसको सौंपना चाहिए? सर शिक्षक को सौंपना चाहिए। सर ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 कि प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक के, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के, डाइट के, या फिर जिला अधिकारी के। तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 13 नंबर का? सर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे यहाँ पर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों वो आपका लखनऊ में स्थित, अभी ऊपर मैंने आपको बताया भी था। जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था होती है। जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था जो होती है वो डाइट होती है। डाइट का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, ठीक है ना? डाइट का फुल फॉर्म आपको पता ही है। यहाँ पे मैंने कितने क्वेश्चन किए? 2016 के 15 क्वेश्चन किए। कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं? जैसे मान ली 2 गलत किए हैं तो 13 लिख दीजिए आप लोग। अगर 1 गलत किए हैं तो 14 लिख दीजिएगा। मतलब गलत वालों को घटा दीजिएगा इसमें से और अपना लिख के रख लीजिएगा कि हाँ इस सेट में हमारे 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए। लास्ट में जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो आप लोग बहुविकल्पी भी आप लोग बता दीजिएगा कि बहुविकल्पी हमारे कितने प्रश्न जो हैं 15 या 45 क्वेश्चन में करवाऊंगा और 45 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो आप लोग जरूर से जरूर बताया करें, ठीक है ना? वो जरूर आप लोग बताया करें। अब यहाँ से हमारा जो सेशन शुरू होता है वो हमारा शुरू होता है दोस्तों अतिलघुत्री का पार्ट है। अतिलघुत्री भी हमारे जो होते हैं वो एक ही नंबर के पूछे जाते हैं, मतलब इतना बड़ा नहीं लिखना होता है। आप एक लाइन में लिख सकते हो, एक लाइन में लिख दीजिए। प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन से हैं? तो प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन से हो जाएंगे? नियोजन हो जाएगा, संगठन हो जाएगा, प्रशासन हो जाएगा, निर्देशन हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। हैंड राइटिंग वाली एक वीडियो मैंने दिया था उसमें ये था दोस्तों। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? तो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आपको पता ना, विद्यालय भवन आता है, प्रयोगशालाएँ आती है, पुस्तकालय, खेल का मैदान, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण जो हमारे शिक्षा में उपकरण यूज होते हैं वो हो गए, विद्यालय स्वच्छता, शौचालय, ये सब, मतलब ये सभी विद्यालय प्रबंधन जितना भी विद्यालय में होता है ना सब कुछ यहाँ पर आ जाता है दोस्तों विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत। मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। तो मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक आपका अध्यापक, छात्र और समुदाय हो जाएगा। अध्यापक, छात्र और समुदाय यही होता ही है वहाँ पर। मानवीय प्रबंधन यही होता है, सिर्फ अध्यापक, छात्र और समुदाय ही होता है, बाकी वहाँ पर कुछ नहीं होता है। लर्निंग कॉर्नर, ये मैंने क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताया था कि ये मैंने आपको बताया था कि ये लर्निंग कॉर्नर वाला जो आपका एक क्वेश्चन बनता है उसको आप लोग अगर नहीं रटे हुए हैं तो उसको जरूर से जरूर रट लीजिएगा। जरूर इसको रट के ही जाइएगा। देखिए जितना मैं आपको रटने को बोलूँ उतना रट लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना दोस्तों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइम आपको करवाया जा रहा है। लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? यानी कि लर्निंग कॉर्नर से अभिप्राय एक ऐसे स्थान से है जो छात्रों को सीखने में सहायता प्रदान करता है। एक ऐसा स्थान जहाँ पर छात्र सीखते हैं कुछ ना कुछ। लर्निंग कॉर्नर छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करता है। क्या करता है सर? उनके ज्ञान में वृद्धि करता है तथा साथ ही साथ उनमें अवलोकन करने तथा निष्कर्षण निकालने के गुणों का भी विकास करता है। लर्निंग कॉर्नर में पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तिकाओं और कहानियों आदि का संग्रह होता है। कहाँ होता है? लर्निंग कॉर्नर में। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों की संख्या तथा नाम बताइए। तो 2 होती हैं, कौन कौन सी? भाषा कलरों और बाल गणित। भाषा कलरों और बाल गणित 2 ही सब्जेक्ट होती हैं। 21 नंबर क्वेश्चन के पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? तो कौन कौन से इसमें बिंदु हो जाते हैं? इसमें आपका जैसे कि आपका इस बिंदु आ जाता है कि आत्मविश्वास। बच्चों में क्या होता है? आत्मविश्वास की जागृत, आत्मनिर्भरता, तर्क करना, वितर्क करना, कारण, प्रभाव, कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता जैसे जीवन कौशलों का विकास किया जाना चाहिए, ठीक है ना? या इनका विकास होता है किसके? पाठ्य पुस्तकों के विकास से किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए? तो इसमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, तर्क करना, वितर्क करना, या कह लीजिए कारण, प्रभाव, कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता जैसे जीवन कौशलों का विकास होता है।
नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कि सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन कौन सी समय सारणी बनाई जाती है। सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन कौन सी समय सारणी बनाई जाती है। तो कक्षानुसार और शिक्षकानुसार दो प्रकार के यहाँ पर समय सारणी जो है बनाई जाती है। एक तो कक्षानुसार होगा और एक शिक्षकानुसार होगा। शिक्षकानुसार होगा। बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए, यानी बच्चों से अगर हम प्रोजेक्ट कार्य करवाएंगे तो उनके क्या उपयोगिता होगी, किस काम आएंगे वो, ठीक है ना। तो किस काम आएंगे दोस्तों, वो चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर इनमें प्रत्येक छात्र क्या करेगा, अपनी व्यक्तिगत रुचि जो होगी, अपने व्यक्तिगत रुचि मतलब कहने पे नहीं, वो अपने खुद की रुचियाँ अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार स्वतंत्र रूप से वो कार्य कर सकते हैं। किस पे, प्रोजेक्ट वर्क पे, ठीक है ना। मतलब उसमें कहीं पे आप उनको ढूंढने जोड़ने नहीं, वो जितना सोचेंगे, जितना उसमें उनकी रुचि होगी, जितना उसमें ज्ञान होगा और अपनी क्षमता के अनुसार उस पर कार्य करेंगे और स्वतंत्र रूप से होकर के कार्य करेंगे, जिससे क्या होगा कि सीखना और सरल हो जाता है। जो चीज़ें होती है नहीं सीख पाता तो वो भी वहाँ पर बच्चा सीख जाता है और इसी विधि से अर्जित ज्ञान स्थायी हो जाता है, मतलब स्थायित्व को प्राप्त हो जाता है, वो कभी भूलता नहीं है फिर, तथा यह रटने की प्रवृत्ति को भी कम करता है और बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास ये करता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर कि शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। तो शैक्षिक भ्रमण का महत्व एक पहला हो जाएगा सूक्ष्म अवलोकन एवं निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। दूसरा बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करता है, ठीक है ना, दो प्रकार के। उसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि खेल कूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है। किन पक्षों का विकास होता है दोस्तों, खेल कूद से। तो खेल कूद से बच्चों में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का यहाँ पर विकास होता है। शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखे। तो शिक्षकों से संबंधित पंजिकाएं कौन कौन सी, उपस्थित पंजिका, अवकाश पंजिका, अध्यापक दैनंदिनीय, उसके बाद आपका मध्याह्न भोजन पंजिका, ये सब इनके पंजिकाओं के अंतर्गत आता है। ये मैंने आपको एक बार और बताया था। वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं। तो वित्तीय अभिलेख कौन कौन से, दैनिक रोकड़ बही, खाता और खाता बही। उसके बाद बीआरसी तथा एनपीआरसी में क्या अंतर होता है, ये मैंने आपको एक बार और बताया। बीआरसी और एनपीआरसी क्या होता है, यानी बीआरसी क्या होता है, विकासखंड स्तर पर स्थगित एक शैक्षिक समर्थन देने वाली अकादमिक इकाई होती है, जिसे क्या कहते हैं, बीआरसी कहते हैं, जो बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण में है। ये बेसिक शिक्षा बीएससी के नियंत्रण में होती है। और न्याय पंचायत संसाधनों के केंद्र बीआरसी का पूरक व क्रियान्वयन विस्तारक केंद्र है, जो बीआरसी के कार्यों, उत्तरदायित्व व भूमिका का निर्वहन विद्यालय स्तर पर ये करता है। क्या, बीआरसी। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि सार्वभौमिक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सार्वभौमिक क्या होता है, इसका अर्थ स्पष्ट करना है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कराना तथा उनका अनिवार्य रूप से नामांकन शिक्षा का सार्वभौमिकरण होता है। मतलब सार्वभौमिकरण के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की व्यवस्था कराना, प्रत्येक बच्चे को, कोई बच्चा छूटना चाहिए, और उनका अनिवार्य रूप से नामांकन करवाना तथा शिक्षा का सार्वभौमिक विकास कहलाता है या सार्वभौमिकरण कहलाता है। उसके बाद हमारा यहाँ पर 2016 का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपका मुख्यालय कहाँ स्थित है सर, लखनऊ में स्थित है। राज्य परियोजना कार्यालय जो आपका है ये कहाँ स्थित है सर, लखनऊ में स्थित है। यहाँ से हमारा दोस्तों शुरू होता है 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर। 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये पेपर होगा 2017 का। 2016 का मैंने देख लिया, उसमें आपको पता होगा कि आपने कितने क्वेश्चन, 15 जो बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है मेन वही कहानी, सब शुरू होती है। 2 घंटे का पेपर होता है, 50 नंबर का पेपर होता है, 25 नंबर रिमार्क्स से लाने होते हैं। ये पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें सीधे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे चलना है और प्रश्न नंबर 1 से हमें स्टार्ट कर देना है। प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों हेतु, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण प्रबंधन का जनपद स्तर पर मुख्य दायित्व होता है। मुख्य दायित्व जो होता है दोस्तों, मुख्य दायित्व जो होता है ना, मुख्य दायित्व जो होता है वो होता है किस पे होता है सर, वो आपका प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, जिसे हम डायरेक्ट कहते हैं ना, उस पे होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। अगला हो जाएगा कि प्राथमिक विद्यालय को विकास अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष कितना प्राप्त होता है। तो प्रतिवर्ष दोस्तों जो प्राप्त होता है वो आपकी संख्या होती है 5000 प्राप्त होता है प्रतिवर्ष। कितना प्राप्त होता है सर, 5000। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर हेतु प्रदेश स्तर पर शैक्षिक प्रशिक्षण के प्रबंधन का दायित्व होता है। किस पे होता है इसका दायित्व होता है सर, तो इसका दायित्व जो होता है दोस्तों वो SCRT पे होता है। किस पे होता है सर, SCRT पे होता है, जैसे आपको पता है अपना वाला लखनऊ में है। 4th नंबर हो जाएगा यहाँ पर कि विद्यालय प्रबंधन हेतु गठित ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। ग्राम शिक्षा समिति का जो दोस्तों अध्यक्ष होता है वो होता है ग्राम पंचायत अध्यक्ष। उसको क्या कहते हैं सर, ग्राम पंचायत अध्यक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे यहाँ पर। 5 नंबर हो जाएगा कि प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन हेतु गठित PTA का उपाध्यक्ष होता है।
पीटीए की यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों, तो पीटीए का जो उपाध्यक्ष हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? पीटीए का जो उपाध्यक्ष होता है दोस्तों वो आपका प्रधानाध्यापक ही होता है, ठीक है ना। कौन होता है सर? प्रधानाध्यापक, आपका प्रधानाध्यापक ही होता है। अगला 6 नंबर हो जाएगा यहाँ पर कि प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन के बच्चों के योगदान के लिए मुख्यतः कितने क्षेत्र होते हैं? प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन के बच्चों के योगदान के लिए मुख्यतः कितने क्षेत्र होते हैं? तो सर कितने क्षेत्र होते हैं इसके क्षेत्रों की जो संख्या होती है वो 3 होती है। कितने क्षेत्र होते हैं सर? 3 क्षेत्र होते हैं। 7 नंबर हो जाएगा कि विद्यालय प्रबंधन हेतु शिक्षकों के लिए जरूरी दायित्व के अंतर्गत नहीं आता है। जरूरी दायित्व के अंतर्गत क्या नहीं आता दोस्तों? वो नहीं आता है अपने ज्ञान को सीमित रखना, यही नहीं आता। क्या नहीं आता सर? अपने ज्ञान को सीमित रखना, ये नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 8 कि विकास खंड स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों हेतु प्रशिक्षण का प्रबंधन करता है। प्रशिक्षण का जो प्रबंधन करता है दोस्तों कौन करता है? खंड शिक्षा अधिकारी करता है। आपको पता होगा ये आपका क्वेश्चन कराया गया, सारे क्वेश्चन आपके कराए गए हैं, बस प्रीवियस पेपर यहाँ पर आपको करवाया जा रहा है, इस वजह से ये सभी इंक्लूड हैं। बाकी मैराथन क्लास में आपको सभी करा दिए गए हैं, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे बाकी बचा ही नहीं होगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 50 में 50 लेकर के आते हैं, 50 क्वेश्चन। अगर मैं 50 क्वेश्चन सेट करवाता हूँ तो 50 आ जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी हैं विद्यार्थी। तो मतलब आप लोग भी अपनी तैयारी बेहतरीन रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने की कोशिश करें, ठीक है। क्या हो जाएगा सर? खंड शिक्षा अधिकारी हो जाएगा। 9 नंबर हो जाएगा कि विद्यालय प्रबंधन के लिए मुख्यतः कितने प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है? कितने प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है सर? 3 प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, अभी ऊपर आपको बताया भी क्या था। 10 नंबर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विकास खंड के कितने विद्यालयों का निरीक्षण करना आवश्यक होता है? तो कितने विद्यालयों का निरीक्षण करना आवश्यक होता है ये आपको एक बार और क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है ना। कितने विद्यालयों को? 10 विद्यालयों को। और एक होता है उसमें कितने विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना चाहिए? वो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्र में अपने विकास खंड के कितने विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना चाहिए आवश्यक है? जिला बेसिक शिक्षा द्वारा अधिकारी द्वारा, और एक होता है आपका खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा। तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 10 विद्यालयों को, और खंड शिक्षा अधिकारी जो होता है आपका खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा यहाँ पर 20 विद्यालयों को। कितने विद्यालयों को सर? 20 विद्यालय को। इस वजह से सर ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर लॉक कर देंगे। अगला हो जाएगा 12 नंबर की बीआरसी समन्वयक द्वारा क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण सत्र में कितनी बार किया जाना चाहिए? सत्र में, एक सत्र में जो निरीक्षण किया जाना चाहिए दोस्तों वो 2 बार किया जाता है। 6 महीने पे होता है ये, 2 बार किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों ये 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति का अध्यक्ष होता है। गठित चयन समिति का अध्यक्ष होता है, कौन होता है सर? कौन होता है? बिल्कुल जितने भी साथी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दे रहे हैं बीएससी, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर। यहाँ पर किसको लॉक करेंगे? सी को लॉक करेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पर 14 नंबर कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय कहाँ स्थित है? बताने की जरूरत ही नहीं है, अपना प्रयागराज इलाहाबाद हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन की जनपद स्तर पर विद्यालयों का निरीक्षण बीएसए के अलावा और किसके द्वारा किया जाना आवश्यक होता है? और किसके द्वारा किया जाना आवश्यक होता है, ठीक है। और किसके द्वारा किया जाना आवश्यक होता है? तो वो होता है मुख्य विकास अधिकारी, क्योंकि आपको पता है 2 ही यहाँ पर निरीक्षण कर सकते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? मुख्य विकास अधिकारी हो जाएगा। यहाँ से हमारी शुरुआत होती है दोस्तों क्वेश्चनों की अति लघुत्तरीय प्रश्न की, जो कि आपके 2017 से रिलेटेड हैं। 2017 से रिलेटेड आपके जितने भी प्रश्न बनेंगे वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि विद्यालय प्रबंधन के संदर्भ में मानवीय संसाधन को स्पष्ट कीजिए। तो विद्यालय प्रबंधन के संदर्भ में मानवीय संसाधन कौन कौन से आते हैं? यानी मानवीय संसाधन से तात्पर्य क्या होता है कि विद्यालय में शिक्षा के समुचित क्रियान्वयन हेतु उचित रूप से मानव संसाधन, जैसे कि आपका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र, अभिभावक, अन्य क्रमिकों की व्याख्या प्रबंधन से है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कि विद्यालय प्रबंधन में भौतिक संसाधन का उद्देश्य बताइए। तो विद्यालय प्रबंधन में भौतिक संसाधन कौन कौन से आते थे? भौतिक संसाधन का उद्देश्य छात्र छात्राओं को प्रत्यक्ष ज्ञान देना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में योगदान देना तथा छात्र छात्राओं को शिक्षण वातावरण प्रदान करना होता है। ये आपका विद्यालय प्रबंधन के भौतिक संसाधन के उद्देश्य हो जाते हैं। और विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक का कार्य बताइए, यानी प्रधानाध्यापक क्यों होता है विद्यालय में, प्रधानाध्यापक का क्या कार्य होता है, किस लिए वो प्रधानाध्यापक होता है विद्यालय में। तो विद्यालय प्रबंधन में
प्रधानाध्यापक के कई कार्यों का निर्वहन करता है, जैसे कि आपका विद्यालय पर्यवेक्षक हो गया और कार्यालय कार्य हो गया, रजिस्टर की व्यवस्था करना, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों का चयन करना तथा अनुशासन एवं सामान्य चारित्रिक जो भावना होती है उनकी स्थापना, पाठ्य संगामिक क्रियाओं की व्यवस्था आदि, ये सभी कार्य था। मतलब जो प्रधानाध्यापक होता है वो हर एक वर्क करता है, मतलब हर एक चीज़ का निर्वहन करता है, हर एक कॉलेज या विद्यालय के कार्यों का निर्वहन करता है, ठीक है ना, यही मतलब होता है। बात करते हैं 19 नंबर की, ग्राम शिक्षा समिति के गठन का उद्देश्य बताइए। तो ग्राम शिक्षा समिति के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य उसका ये है कि प्रमुख उद्देश्य ग्राम के प्रधान द्वारा ग्राम के शैक्षिक विकास में रुचि लेना तथा जिला स्तरीय अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों को अपने रचनात्मक सुझाव भी प्रस्तुत करना होता है। उसके बाद हमारा 20 नंबर हो जाएगा कि विद्यालय के विकास में पीटीए की भूमिका बताइए। क्या पीटीए की भूमिका क्या होती है? पीटीए का फुल फॉर्म लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहली इसकी भूमिका हो जाएगी अभिभावक शिक्षक संघ के सदस्यों को बैठक में नियमित रूप से प्रतिभाग करना चाहिए और विद्यालय प्रबंधन में सुझाव देना चाहिए। दूसरा नंबर इसका हो जाएगा विद्यालय विकास हेतु उसकी आवश्यकताओं की पहचान करके विद्यालय के भौतिक परिवेश, साज सज्जा, बागवानी की भाई बागवानी है कि नहीं है, क्यारी है कि नहीं है, विद्यालय साज सज्जा कैसी है, पेंट है विद्यालय नहीं है, रंगाई पुताई नियमित रूप से होती है नहीं होती है, उसका परिवेश क्या है, ठीक है। आज सभी के रख रखाव में सक्रिय सहयोग प्रदान करना होता है, ठीक है ना। देखिए ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। बिल्कुल आप लोग बोलते रहते हो सर पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ अपलोड हो जाती है, आप लोग देख तो लिया करें ना, पीडीएफ हो जाती है अपलोड, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए करें। 21 नंबर हो जाएगा कि विद्यालय प्रबंधन में छात्र छात्राओं की भूमिका बताइए। तो विद्यालय प्रबंधन में छात्र छात्राओं की भूमिका क्या होती है? यानी विद्यालय प्रबंधन में छात्र छात्राओं के सहयोग के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है विद्यालय प्रबंधन, ठीक है। यानी कि अतः छात्र छात्राओं या छात्र छात्राएं विद्यालय में अनुशासन, विद्यालय व्यवस्था आदि में शिक्षकों के साथ सहयोग करते रहें या करते हैं। उसके बाद हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख कार्य बताइए। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख कार्य बताइए। तो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जिसे डायट कहते हैं, क्या प्रमुख कार्य क्या होते हैं? कि प्रमुख कार्य होते हैं कि प्राथमिक और निरौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, सेवारत प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए सेवापूर्ण एवं शिक्षा की व्यवस्था करना आदि होता है। ये क्या आ जाता है? जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख कार्य के अंतर्गत ये आता है। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा के विकास में राज्य शिक्षा संस्थान का कार्य बताइए। तो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम तैयार करना, दूसरा पाठ्य पुस्तक लेखन प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना और उसके बाद हमारा यहाँ पर हो जाएगा शोध या अध्ययन तथा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन आदि। 24 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है 24 नंबर क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि विद्यालय प्रशासन में एनपीआरसी की प्रमुख भूमिका क्या होती है? विद्यालय प्रशासन में एनपीआरसी की प्रमुख भूमिका क्या होती है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं अगर न्याय पंचायत के बारे में, तो न्याय पंचायत संसाधन केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका इस प्रकार स्वीकार की जाती, जैसे कि विद्यालयों में जाकर निरीक्षण करना, शिक्षण अधिगम व्यवस्था संबंधी शिक्षकों को सुझाव प्रदान करना एवं नवीन विधियों से परिचित कराना, विद्यालय की भौतिक एवं मानवीय शक्ति होती हैं उनके शक्ति के उचित उपयोग पर बल देना होता है। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर दोस्तों, ये आपके लघुत्तरी में कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि विद्यालय विकास के संदर्भ में वीआरसी समन्वय के कार्य बताइए। वीआरसी समन्वय के कार्य बताइए, यानी वीआरसी समन्वय क्या होते हैं विद्यालय में वीआरसी। तो बीआरसी समन्वय में सहायक समन्वयकों प्रति माह 20 प्राथमिक विद्यालयों का पर्यवेक्षक करना होता है, जैसे अभी ऊपर आपका बहुविकल्पी में बना था। विद्यालयों ब्लॉक स्तर की सूचनाओं का संकलन एवं आदान प्रदान करना एवं गुणवत्ता शिक्षा विषयक सभी कार्यक्रम के लिए विद्यालयों का न्याय पंचायत का या ब्लॉक संसाधन केंद्रों को समय पर अनुदान उपलब्ध कराना होता है इसका। 26 नंबर हो जाएगा यहाँ पर हमारा दोस्तों कि विद्यालय प्रशासन में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक का या शिक्षा निदेशक जिसे बेसिक शिक्षा अधिकारी कहते हैं का कार्य बताना है आपको। तो परिषदीय अध्यापक का अध्यापिकाओं एवं कर्मचारियों के वार्षिक एवं प्रशासनिक स्थानांतरण प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तक यानी बीएससी के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना तथा स्वीकृति के पश्चात क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत स्थानांतरण आदेश निर्गत एवं कार्यान्वित करना होता है। स्वीकृति के पश्चात यानी स्वीकृति मिलने के बाद।
अगला हो जाएगा यहाँ पर कि जिला समन्वयक प्रशिक्षण का कार्य बताइए। जिला समन्वय प्रशिक्षण जो होता है उसका कार्य बताइए, यानी शिक्षकों की क्षमता संवर्धन हेतु विभिन्न अकादमिक एवं सामुदायिक प्रशिक्षण के कार्यक्रम का संचालन विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में करना होता है जिला समन्वय प्रशिक्षण का कार्य। बात करते हैं यहाँ पर 28 नंबर की उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यों को बताइए। तो उत्तर प्रदेश की जो बेसिक शिक्षा होते हैं उनके कार्य क्या होते हैं। उत्तर प्रदेश 8वीं कक्षा तक दी जाने वाली शिक्षा से संबंधित है। ये बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश जो है वो 8वीं कक्षा तक दी जाने वाली शिक्षा से संबंधित है और इसका कार्य बेसिक शिक्षा का गठन करना और शिक्षकों की व्यवस्था करना और बेसिक शिक्षा व्यवस्था का नियंत्रण करना तथा शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करना, ये इनके कार्य होते हैं। किसके? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा के ये 3, 4, 5 कार्य होते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन की। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का महत्व बताना है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का महत्व क्या बताना है, क्या होता है। यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जिसे हम SCTE कहते हैं, NCTE कहते हैं, संपूर्ण देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का योजनागत और समन्वित विकास करना। ठीक है ना, समन्वित विकास करता है और इससे अधिक या और इससे संबंधित मामलों हेतु एवं अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानकों और मापदंडों का विनियमन और उचित अनुरक्षण भी करता है। ये किसके अंतर्गत होता है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के महत्व के अंतर्गत। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्य बताइए। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्य होते हैं यानी अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश, अवधि, पाठ्यक्रम, परीक्षा, यानी कि अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में आपका प्रवेश आता है, अवधि आती है, कितनी अवधि के लिए, पाठ्यक्रम क्या है, परीक्षा आदि के संबंधों में दिशा निर्देश तैयार करना और शिक्षक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन करना आदि होता है। ठीक है, तो ये हमारा था दोस्तों 30 नंबर तक यहाँ पर हमारा अतिलघुत्तरी प्रश्न जो कि हमारा 2017 में पूछा गया था। यहाँ से हमारी शुरुआत होती है दोस्तों 2018 के क्वेश्चनों की। 2018 के क्वेश्चन सॉरी 2018 के क्वेश्चनों की यहाँ पर शुरुआत होती है दोस्तों। शैक्षिक प्रबंधन में प्रशासन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पेपर है जो कि 50 नंबर का होता है। समय आपका 2 घंटा होता है ये सब। समय आपका 2 घंटे का होता है। यहाँ पर हम लोग 15 बहुविकल्पी देखेंगे। 15 बहुविकल्पी देखेंगे। आपके 30 बहुविकल्पी हो चुके हैं और 30 अतिलघुत्तरी हो चुके हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 15 बहुविकल्पी तो हमारे बहुविकल्पी की संख्या 45 हो जाएगी और 15 अतिलघुत्तरी देख लेंगे तो वही हमारी संख्या जो है 45 हो जाएगी। 90 प्रश्नों को टोटल हम यहाँ पर देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग 90 प्रश्न कवर करने वाले हैं। ठीक है, अतिलघुत्तरी और बहुविकल्पी को मिला करके। पहला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य कौन सा हो जाएगा, यानी शिक्षा प्रबंधन के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, शिक्षा प्रबंधन के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं तो आपको पता ही क्या होता है, नियोजन करना। ठीक है ना, नियोजन करना। अनौपचारिक रूप में संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही क्या है, प्रबंधन होती है। कार्य करने की कला होती है प्रबंधन। यह कथन किसका है, तो यह कथन तो आपको पता ही ना किसका है, हेराल्ड कीन्स का है। हेराल्ड कीन्स ने ये लाइन कही थी। अगला हो जाएगा यहाँ पर 3rd नंबर की विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो किसकी होती है, प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की और बच्चों की। कहने का मतलब तीनों की होती है। इस वजह से सर हम यहाँ पर किसको लॉक करेंगे, सर ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट 4th नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। किसका ध्यान रखना चाहिए सर, शाला गांव के बीचों बीच हो या तालाब के आसपास हो या सड़क के किनारे हो या गांव के समीप खुले मैदान में हो। तो ये चीज़ तो आपको कंफर्म ही है ना, क्या हो जाएगा सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गांव के समीप खुले मैदान में ही होती है प्राथमिक शाला। ठीक है ना, प्राथमिक शाला कहाँ होती है सर, गांव के समीप खुले मैदान में ही होती है। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते जो कि हमारा 5 नंबर प्रश्न दिया गया। 5 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, आप सभी यहाँ पर देख सकते हो। क्वेश्चन हमारा ये कहता है मेरे भाई कि मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। तो मानवीय प्रबंधन के घटक आपके इसमें से कौन से हो जाएंगे सर, आपके इसमें से शिक्षक, बच्चे और समुदाय ये सभी हो जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर का अभी आपको 2017-16 में बताया भी गया था क्वेश्चन ये, है ना।
बात करते हैं यहाँ पर कि समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है। समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है सर? तो यहाँ पर उसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गुण होता है उसका लचीलापन, ठीक है ना, उसका लचीलापन। सर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कि विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य कौन सा हो जाएगा सर? तो इसका प्रमुख उद्देश्य आपका यही होता है कि छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों का अध्ययन या छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि को जागृत करना या रुचि जागृत करना। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 कि बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है तो वो आपकी दान पंजिका हो जाएगी। बुक बैंक पंजिका में आपकी भंडारण भी आती है, संचयी भी आती है और कार्यवाही पंजिका भी आती है, लेकिन यहाँ पर दान पंजिका जो है ये नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा कि व्यायाम की आवश्यकता होती है। व्यायाम की जो आवश्यकता होती है सर वो किसको होती है? वो बालक के सर्वांगीण विकास हेतु होती है कि बालक अगर व्यायाम करेगा तो बालक का सर्वांगीण विकास होगा, चाहे वो शारीरिक विकास हो चाहे वो मानसिक विकास हो, मतलब सभी प्रकार के विकास होंगे उसमें। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की, जो कि कहता है 10 नंबर की, यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता, यदि एक बालक क्या होता है कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो उसे डांट लगानी चाहिए, शाला से निकाल देना चाहिए, अभिभावक को सूचित करना चाहिए या उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए। 10 नंबर का राइट आंसर दोस्तों जितने भी साथी दे रहे हैं उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए कि हाँ भाई स्वच्छता के ये लाभ होते हैं, इस वजह से आप स्वच्छ होकर आया करें, नहा धोकर के अच्छे कपड़े धुले हुए कपड़े पहन के आया करें, मतलब उसे स्वच्छता के जो है वो लाभ बताने चाहिए कि भाई स्वच्छ रहने से हमारा पढ़ने में मन लगेगा, ऐसा वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ आपको बताना है। अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाले अन्य गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। अन्य गतिविधियां इसमें से कौन सी हो जाएंगी? आदेश पुस्तिका में या लॉग बुक में या सेवा पुस्तिका में या विद्यालय कैलेंडर में? तो भाई 11 नंबर का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, लॉग बुक में हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हमारा, ठीक है ना, लॉग बुक में हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा समिति का जो गठन किया गया है वो कब किया गया था दोस्तों? वो किया गया था 1971 में, 1971 में सर, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। 13 नंबर की, भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ। भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ कब हुआ? गुप्त शासनकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में, मुगल शासनकाल में या इनमें से कोई नहीं? भाई 13 नंबर का राइट आंसर सर ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ था। किसके शासनकाल में सर? अंग्रेजों के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा यहाँ पर कि विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है। विद्यालय की जो बौद्धिक प्रयोगशाला है दोस्तों वो आपकी पुस्तकालय होती है। बौद्धिक प्रयोगशाला क्या होती है सर? पुस्तकालय होती है, यहाँ पर पुस्तकों का भंडार होता है। 15 नंबर के, संचयी अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है। संचयी अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है सर, किसका लेखा रखा जाता है? छात्र की प्रगति का, छात्र की प्रगति का लेखा रखा जाता है संचयी अभिलेख पत्र में। यहाँ से हमारी शुरुआत होती है दोस्तों अति लघुत्तरी पार्ट की, जो कि हमारा 2018 में जितने भी हमारे अति लघुत्तरी पार्ट पूछे गए थे, जितने भी हमारे अति लघुत्तरीय पार्ट पूछे गए थे वो सारे के सारे यहाँ पर इनकी जो शुरुआत है वो यहाँ पर होने वाली है, ठीक है ना, ठीक है ना, वो यहाँ पर शुरुआत होने वाली। पहला क्वेश्चन है कि साला कैलेंडर से क्या अभिप्राय है? साला कैलेंडर किसे कहते हैं? साला कैलेंडर यानी कि स्कूल कैलेंडर या स्कूल, देखिए साला को स्कूल कहते हैं, ये चीज़ आप लोग मत लीजिएगा कि हाँ साला अलग चीज़ है स्कूल अलग चीज़ है। देखिए साला कहें या स्कूल कहें, कैलेंडर विद्यालय द्वारा अनुमोदित किया जाता है और इस कैलेंडर में विद्यालय द्वारा की जाने वाली पूरे वर्ष की विभिन्न क्रियाओं की योजना होती है और इसमें सत्र प्रारंभ होने एवं समाप्ति की तिथियां यानी छुट्टियों की सूची, परीक्षा की तिथियां आदि विवरण होते हैं इसमें। यानी ये जो कैलेंडर बनता है ये स्पेशल स्कूल का कैलेंडर बनता है, जिसमें कि स्कूल में जितनी भी छुट्टियां होनी है वो इंक्लूड रहती हैं, ठीक है ना, सारी सूचियाँ होती हैं, समाप्ति तिथियाँ जितनी होती हैं, प्रारंभ होने, सत्र प्रारंभ कब से हो रहा है, कब समाप्त होगा सत्र, ये सारा जो होता है ये साला कैलेंडर के अंतर्गत आता है, मतलब स्कूल कैलेंडर के अंतर्गत आता है। 17 नंबर हो जाएगा कि समय सारणी के किन्हीं 2 सिद्धांतों का नाम बताना है। तो विभिन्नता का सिद्धांत और विभागीय नियमों का पालन का सिद्धांत, ये 2 प्रकार के सिद्धांत ये माने जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 18 नंबर की, अच्छे वाचनालय की 2 विशेषताएं लिखिए। तो अच्छे वाचनालय की 2 विशेषताएं क्या होती हैं? शांत वातावरण और स्वाध्ययन हेतु उत्तम स्थान। 19 नंबर के, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के 4 उद्देश्य लिखना है। तो 4 उद्देश्य यहाँ पर कौन से हो जाएंगे कि बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु सहयोग की भावना विकसित करना। तीसरा नंबर आपका हो जाएगा अवकाश का सदुपयोग करने।
हेतु चौथा नंबर आपका हो जाएगा स्वानुशासन की भावना विकसित करना, यानी अपने अनुशासन की भावना विकसित करना, किसी के कहने पर अनुशासन नहीं, स्वानुशासन मतलब अपने खुद से अनुशासन में रहें। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों 20 नंबर प्रश्न की, जो कि कहता है कि प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नामोल्लेख कीजिए। तो प्रमुख घटक कौन कौन से हो जाएंगे? आपका एक नियोजन हो जाएगा, संगठन हो जाएगा, प्रशासन हो जाएगा, निर्देशन हो जाएगा एवं नियंत्रण, ये हो जाएंगे प्रबंधन के प्रमुख घटकों के नाम। अध्यापक डायरी क्या होता है या अध्यापक डायरी से क्या अभिप्राय है? अध्यापक डायरी कहने का मतलब शिक्षक डायरी जिसे कहते हैं। शिक्षक डायरी एक प्रकार का दर्पण है। शिक्षक डायरी क्या है? एक प्रकार का दर्पण होता है जिसमें शिक्षक के वर्ष भर के कार्यों का विवरण होता है और शिक्षण अधिगम कार्य की सुव्यवस्था एवं शिक्षकों की कार्यकुशलता व दक्षता वृद्धि करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण साधन होता है। क्या अध्यापक डायरी कहें या फिर शिक्षक डायरी कहें, दोनों एक ही चीज़ हैं। 22 नंबर हो जाएगा कि प्राथमिक स्तरीय 2 पाठ्य पुस्तकों के नाम बताइए। प्राथमिक स्तरीय 2 पाठ्य पुस्तक कौन कौन से हो जाएंगे? प्राथमिक स्तरीय 2 पाठ्य पुस्तक आपका भाषा कलरव और बाल गणित, ये अभी ऊपर आपको एक और बहुविकल्पी में बताया भी गया था। 23 नंबर के शिक्षक संदर्शिका के 2 लाभ बताइए। शिक्षक संदर्शिका के 2 लाभ कौन कौन से हो जाएंगे? पहला लाभ इसका हो जाएगा शिक्षक संदर्शिका के माध्यम से बालकों को सिखाना व समझाना आसान हो जाता है, शिक्षक संदर्शिका के माध्यम से। दूसरा हो जाता है वर्कशीट। वर्कशीट एवं गतिविधियों के माध्यम से आधुनिक निर्माण के विषय में बालकों को शिक्षित करने में सहायता मिलती है या सहायक होते हैं शिक्षक संदर्शिका से। 24 नंबर हो जाएगा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो देखिए डाइट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही है कि औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था को सबलता प्रदान करना और प्रारंभिक शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण व सार्वजनिकरण हेतु आवश्यक अकादमिक एवं संदर्भ सुविधाएं भी प्रदान करना होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि डाइट के किन्हीं 2 विभागों का नाम उल्लेख करना है। डाइट के 2 विभाग कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका होता है जिला संसाधन इकाई विभाग, दूसरा आपका सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा विभाग। ये 2 प्रकार के इनके विभाग जो है वो माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कि सफल नेतृत्वकर्ता के 2 गुण बताइए। देखिए सफल नेतृत्वकर्ता वही होगा जो दूरदर्शिता होगा, दूर देखेगा और दृढ़ संकल्प होगा कि हाँ हमें ये ठान लेना है, हमें ये करना है तो करना है। ठीक है, विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं? तो पर्यावरण संरक्षण हेतु हम विद्यालय में वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, साथ ही बालकों को पर्यावरण संरक्षण संबंधी अद्यतन जानकारी भी प्रदान करेंगे। ये आपका किस में आ जाएगा? विद्यालय प्रशिक्षण के अंतर्गत ये आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की प्रार्थना स्थल पर बच्चों के व्यक्तिगत या व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजित की जाने वाली 2 क्रियाओं का उल्लेख करना है। 2 क्रियाएं कौन कौन सी? पहली क्रिया आपका समाचार पत्र का पठन, दूसरा आपका नैतिक कहानियों को सुनना या सुनाना। ठीक है ना, नैतिक कहानियों को सुनाना और समाचार पत्र का पठन, ये हो जाएंगे 2। बात करते हैं यहाँ पर कि किन्हीं 2 शिक्षक उपकरणों एवं शिक्षण उपकरणों एवं शिक्षण में उनकी महत्ता का उल्लेख कीजिए। पहला हो जाएगा श्यामपट, दूसरा हो जाएगा मानचित्र। श्यामपट यह होता है यह कम श्रम में अधिक टिकाऊ साधन है। दूसरा मानचित्र क्या हो जाएगा? किसी स्थान को दूरी मापने में सहायक होता है मानचित्र। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का क्या महत्व होता है? तो विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का महत्व होता है यही कि प्रयोगशाला द्वारा बालकों को तथ्यों एवं सामान्य निष्कर्षों की जांच करने एवं परिकल्पनाओं के प्रतिपादन के लिए यथेष्ट अवसर प्राप्त होते हैं, यानी किसके अंदर? विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत। ठीक है ना, विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर आपने 2016, 17 और 18 तीनों ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, 2 टाइप के, अतिलघुत्री और बहुविकल्पी। 45 क्वेश्चन दोनों देखें। 45 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।